हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव कुमार सोनी। सरस्वती बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय आसिम के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने विद्युत आवेशों की प्रकार, प्रकृति और उनके कुछ गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज दोबारा से इस लेसन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ आवेश के मात्रक आंकिक प्रश्नों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज उनका भी अध्ययन कर लेते हैं कि जैसे कि पूछ लिए कि एक मिली कूलाम का मतलब 10⁻³ कूलाम, एक माइक्रो कूलाम 10⁻⁶ कूलाम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, मिली का मतलब 10⁻³ पूछ ले नैनो कूलाम के बारे में तो 10⁻⁹ कूलाम। अगर पूछ ले कि एक पिको कूलाम तो क्या लिखोगे आप? 10⁻⁻12 कूलाम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राशि क्या होती है, अगर आपसे ये प्रश्न आ जाए कि आवेश की राशि क्या होती है तो आवेश की राशि होती है अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अगर हमसे पूछा जाए कि आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है, तो विमा याद करने के लिए आपने 11वीं क्लास में पढ़ाया होगा, जो मूल मात्रक है 7 मूल मात्रक उनके ऊपर चढ़ेगी। तो आवेश की विमा याद करने के लिए हमें पहले मूल मात्रकों में से विद्युत धारा का सूत्र हमने 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। क्या होता है विद्युत धारा? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है I=Q/T। Q का मान अपने को पता करना तो ये हो जाएगा I×T। Q कीजिए Q I। इसका 7 मूल मात्रकों में जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर। एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो यहाँ पर लिख देंगे तो क्या? सेकंड। अब बात आती है इनकी डायमेंशन की, क्योंकि डायमेंशन क्या होगी ये हमने पढ़ा ही है कि भी ये मूल मात्रक है, मूल मात्रकों पर चढ़ेगी घात है। तो ए यानी कि यहाँ पर जो मास तो यहाँ पर है नहीं तो क्या हो जाएगा? 0। लेंथ यहाँ है नहीं तो ये भी क्या हो जाएगी? 0। टाइम सेकंड कितना है? 1। तो यहाँ लिख देंगे 1। अब एम्पियर कितने एम्पियर? भी 1 एम्पियर। तो इस प्रकार हम जो है इस विमा को ऐसे भी लिखा जा सकता है T1A1। तो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, की तरफ बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला टॉपिक आता है अपने पास में चालन यानी कि स्पर्श द्वारा आवेशन यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, एक आवेशित वस्तु को किसी अन्य चालक की संपर्क में लाने पर उस पर क्या होता है? समान प्रकृति का आवेश फैल जाता है। यानी कि आवेशित वस्तु पर जो चार्ज होगा वो दूसरे चालक के ऊपर समान दृष्टि से उसमें क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अब ये किस प्रकार होता है, एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा कि स्थिति नंबर फर्स्ट में अपन देखते हैं कि 2 धात्विक गोले हैं जिनको कुचालक स्टैंड के ऊपर रखा गया है। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पहला गोला है वो आवेशित है, जबकि दूसरा गोला क्या है? डिस्चार्ज। किसी भी प्रकार का आवेश विद्यमान नहीं है, उदासीन है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा क्या होता है कि इस चालक गोले को इस अनावेशित चालक गोले से क्या करेंगे? स्पर्श करवाएंगे। जिससे क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप पहले चालक गोले में जो आवेश विद्यमान है वो दूसरे चालक गोले में क्या हो जाएंगे? स्पर्शता के माध्यम से आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। इसमें समान रूप से क्या जाएंगे? वितरित हो जाएंगे। अब क्या होता है, स्थिति नंबर 3 के अंदर इन दोनों चालक गोलों को क्या कर लिया जाता है? अलग अलग कर लिया जाता है। जिससे क्या होगा, एक आवेशित गोले से हम 2 आवेशित गोले जो है बना सकते हैं। यानी कि स्पर्श द्वारा चालन के द्वारा हम जो है 2 आवेशित गोलों की प्राप्ति कर सकते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी भी वस्तु को स्पर्श करवा करके किसी आवेशित वस्तु के द्वारा उसको भी आवेशित किया जा सकता है। लेकिन अगर बिना स्पर्श कराए उसमें विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करा दे, इसके लिए अपने को इस टॉपिक को समझना होगा कि ये कैसे होता है। प्रेरक द्वारा आवेश केवल इंड्यूशन से यानी चार्जिंग बाय इंडक्शन किस प्रकार होता है? यानी कि वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी
आवेशित वस्तु को अन्य चालक के समीप ले जाकर बिना स्पर्श कराए उस वस्तु में विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कर दिया जाए तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब ये किस प्रकार होता है, इसके लिए हम एक प्रयोग के द्वारा समझते हैं। भैया कि एक पहली स्थिति में हम देखते हैं कि एक कुचालक स्टैंड है, ठीक है, इसके ऊपर एक अनावेशित चालक गोला रखा हुआ है जिसके अंदर जो है किसी भी प्रकार से आवेशित नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें क्या है, इक्वल, उदासीन है। अब इस पर आवेशित किस प्रकार का, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं इस चालक गोले की समीप कोई धन आवेशित यानी कि कोई आवेशित रोड लेके आता हूं, केवल इसके समीप लेके आता हूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कुचालक स्टैंड पर स्थित इस चालक गोले के अंदर जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगी वो इस धन आवेशित छड़ के आकर्षण के कारण इस चालक छड़ के समीप एकत्रित हो जाएंगे। इसको मैं भाग दे देता हूं, और इस चालक में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे इस चालक छड़ के आवेश के कारण क्या हो जाएंगे, इससे प्रतिकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि ये सहजातीय आवेश और ये विजातीय आवेश, इसलिए क्या करते हैं, इसको आकर्षण करते हैं। और इस पर विजातीय आवेश उत्पन्न क्यों हुआ, विद्युत प्रेरण के कारण इसके ऊपर क्या हो गया, विजातीय आवेश उत्पन्न, बिना स्पर्श कराए इसके अंदर क्या हो गया, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया विद्युत प्रेरण के कारण। इस वाले पोर्शन को अपन क्या नाम देते हैं, डी, और ये हुई स्थिति नंबर 2, और ये कौन क्या चीज है अपने पास में, आवेशित छड़, ये है अपनी आवेशित छड़। अब तीसरी कंडीशन को हम ये देखें, क्योंकि हमारे को ये एक चार्जेबल चाहिए, इस पर आवेश तो हो लेकिन एक आवेश से ये आवेशित होनी चाहिए, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तीसरी सिचुएशन के अंदर जो है अपन इस चालक गोले के एक बी पोर्शन को हम जो है भू संपर्कित करा देते हैं, इसकी अर्थिंग कर दी जाती है, इसको भू संपर्कित है ना, भू संपर्कित करा दिया जाता है। अब भू संपर्कित कराने से क्या होगा, यानी कि इस चालक गोले के अंदर जितने प्लस चार्ज होंगे उस पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ी सुपर कंडक्टर है, क्या करती है, आवेशों को ग्रहण कर लेती है। परंतु ये जो नेगेटिव चार्ज है इस आवेशित धन आवेशित छड़ के आकर्षण के कारण इस चालक गोले के अंदर क्या रह जाते हैं, बंद रह जाते हैं। अब तीसरी कंडीशन का अपन ने अध्ययन किया, अब चौथी कंडीशन पर मैं आपको लेके चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, स्थिति नंबर 4। स्थिति नंबर 4 में क्या होता है, स्थिति नंबर 4 में अपन क्या करेंगे कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इधर वायर जो था वो संपर्कित जो तार लगा हुआ था, इस कंडीशन में अपन ने इसको हटा दिया। यहाँ पर ध्यान रखने की विशेष बात ये है कि आपको भू संपर्कित तार हटाने से पहले आप आवश्यक छड़ को मत हटा देना। अगर आपने आवश्यक छड़ को पहले हटा दिया तो जितने भी नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी भू संपर्कित तार की वजह से कहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी के अंदर, जिससे ये वापस अपने को कुचालक यानी कि प्रारंभिक अवस्था प्राप्त हो जाएगी, कुचालक हो जाएगा। तो चौथी कंडीशन में अपन ने क्या किया, इस भू संपर्कित तार को हटा दिया। अब चलते हैं स्थिति नंबर 5 के अंदर। स्थिति नंबर 5 में अपन देखेंगे सिचुएशन 5। सिचुएशन 5 ये कहती है कि अगर हम इस धनावेशित छड़ को इस चालक गोले के समीप से हटा दें, ये लोग भी हटाएंगे, उससे क्या होगा, इसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, वो पूरे चालक गोले में समान रूप से वितरित यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है एक अनावेशित चालक गोले से एक आवेशित चालक गोला प्राप्त हमने कर लिया है, और वो किसकी सहायता से, विद्युत प्रेरण की सहायता से, और बिना स्पर्श किए, वो भी विपरीत प्रकृति का आवेश वाला अपन ने आवेशित चालक गोले को प्राप्त कर लिया।
विद्यार्थियों, किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश उपस्थित है कि नहीं, अगर है तो उसकी प्रकृति क्या है, इस सब प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक एपरेटस का निर्माण किया जिसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस एपरेटस के माध्यम से किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और उसकी प्रकृति यानी कि उनका संसूचन का अध्ययन किया जा सकता है। ये एपरेटस अत्यधिक संवेदी है, सुग्राही है, किस प्रकार आवेशों की प्रकृति और उनकी उपस्थिति का निर्धारण करता है। आइए हम अध्ययन करते हैं। पहले इसकी बनावट देख लेते हैं कि ये स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी जो है, इलेक्ट्रोस्कोप जो है, एक कांच का एक पात्र होता है। इस कांच के पात्र के ऊपरी सिरे पर रबड़ की एक कोक लगी हुई होती है जिसके अंदर एक छेद होता है। इस छेद के अंदर एक धात्विक यानी एक धातु की रोड लगी हुई है। इस धात्विक रोड के ऊपरी सिरे पर एक धातु की चकती यानी डिस्क बनी हुई है, ठीक है, और इस के नीचे सिरे पर दो स्वर्णपत्र लगे हुए रहते हैं, ठीक है। दोनों स्वर्णपत्र जो है इस नीचे सिरे पर अटैच रहते हैं और इस उपकरण में इन स्वर्णपत्रों की सुग्राह्यता बनाए रखने के लिए दोनों साइड में टिन की दो धातु की पत्तियां लगी हुई रहती हैं। अब जो है इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसा रहता है, आइए अपन पढ़ते हैं। होता क्या है कि किसी आवेशित छड़ को, कोई भी चार्जेबल छड़ होगी, आवेशित छड़ है, पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ है, मैं इस धातु की चक्री पर क्या करूंगा, इसको स्पर्श कर लूंगा। स्पर्श कराने से क्या होगा, ये जितना भी धातु की छड़ के अंदर जो चार्ज होगा वो इस धातु की छड़ से होता हुआ कहां आ जाएगा, इन स्वर्ण पत्रों पर आ जाएगा। स्वर्ण पत्रों पर आते ही ये दोनों चार्ज जो आपको दोनों पत्तियों को दिखाई दे रहा है, कौन सा है, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसी प्रतिकर्षण के कारण क्या होगा कि ये दोनों पत्तियां एक दूसरे से दूर हटने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। और इसकी सुग्राह्यता को बनाए रखने के लिए क्या होगा कि इन पत्तियों पर जो आवेश उपस्थित है पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इन पत्तियों पर विद्युत प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होगा, इन दोनों पत्तियों के बीच का विस्थापन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब जो इन दोनों पत्तियों के बीच का विस्थापन जो है इस आवेशित छड़ के आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। कम होगा तो ये क्या होगी, पत्तियां आपस में धीरे धीरे नजदीक आने लग जाएगी। मान लीजिए कि इन पत्तियों के ऊपर जो है विजातीय आवेश है, विपरीत प्रकृति का आवेश हम जानते हैं, ये क्या होगी, सदैव आकर्षित करेगी। विजातीय आवेश क्या करते हैं, सदैव आकर्षित करते हैं। अतः इस पूरे एपरेटस के द्वारा हम जो है किसी भी वस्तु पर आवेश की प्रकृति और उसकी उपस्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम जो है आवेशों की गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके कुल 4 गुणधर्म हैं, जिनमें से पहला आता है आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता के नियम के अंदर जो क्या किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा कि मान लीजिए कि कोई निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, जैसे Q1, Q2, Q3, ठीक है, और कहां तक है, Qn तक, Qn तक। अब हमसे पूछा जाए कि इसका कुल नेट चार्ज कितना होता है, तो नेट चार्ज पता करने के लिए अपन क्या करेंगे, ठीक है, टोटल चार्ज पता करने के लिए हम जो है इन सभी आवेशों को क्या करेंगे, बीजगणितीय योग करेंगे। बीजगणितीय योग यानी कि किसी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेशों की योज्यता का नियम कहते हैं। अगर हम चाहें कि इसे ऐसे भी ले सकते हैं, समेशन कहां से कहां तक क्यू आई 1 to n तक, तो यहां लिख देंगे। इस प्रकार में इसको लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के द्वारा अपन इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है, ठीक है, उसके अंदर जो है -q चार्ज, -3q चार्ज, +का 5q और +q चार्ज से मिलकर बना होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका नेट चार्ज कितना होगा, भाई नेट चार्ज हमें पूछा जाए तो नेट चार्ज हम कैसे बताएंगे, तो
देखिएगा अपने को क्या करना है, नेट चार्ज ज्ञात करने के लिए जो माइनस माइनस है उनको एक साइड में और जो प्लस प्लस है उनको एक साइड में लेके फिर उनका क्या करेंगे अपन बीजगणितीय योग। जैसे कि +5 प्लस क्यू, आपको क्या क्या आ रहा है माइनस क्यू और माइनस का 3 ठीक है, कितने हो गए प्लस के 6 कितने हो गए माइनस का 4 कितना बचा भाई साहब, ये बचा प्लस का 2 ये अपने पास टोटल चार्ज प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार जो है हम किसी भी निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग करके उस निकाय का कुल आवेश प्राप्त कर सकते हैं। अपना आता है विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम। देखिए ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, विद्युत आवेशों का संरक्षण का नियम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी कि किसी भी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल और केवल आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। हमने हमारे इन वीडियो क्लासेस के अंदर जो है पहला पार्ट में अपने जाना है कि विद्युत आवेश घर्षण के द्वारा एक दूसरे में क्या होते हैं स्थानांतरित होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है लेकिन वो नष्ट नहीं किए जा सकते, वो कभी खत्म नहीं होते हैं। यानी कि एक उदाहरण से समझते हैं, अपन ने एक उदाहरण लिया था कि कांच की छड़ को जब जो है रेशम के कपड़े के ऊपर घिसा जाता है तब क्या होता है उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है जिससे वस्तुएं क्या होती है आवेशित होती है। लेकिन अब जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है स्थानांतरित हो रहे हैं, लेकिन उस निकाय का जो है कुल आवेश जो क्या रहेगा नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, आवेश कभी नष्ट नहीं होते हैं। तो इस नियम के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है किसी भी आवेश को जो है नष्ट नहीं किया जा सकता, विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अगला नियम आता है अपना विद्युत आवेश की निश्चलता का नियम। मान लीजिए कि कोई आवेश गतिमान अवस्था में है, उस आवेश का जो चार्ज होगा वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। कैसे कि ये जैसे कोई वस्तु है इसके ऊपर 2 कूलाम आवेश है, अगर ये स्थिर अवस्था में है तो 2 कूलाम आवेश है, अगर मान लीजिए वस्तु गतिशील अवस्था में तब भी इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो 2 कूलाम ही रहेगा। यानी कि इससे हमें ये समझ में आता है कि गतिमान अवस्था हो चाहे स्थिर अवस्था हो उसके आवेश पर जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो समान ही रहेगा। लेकिन परंतु वो जो है वस्तु यानी कि आवेश जो है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है परंतु उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो गतिमान अवस्था में हो चाहे वो स्थिर अवस्था में हो। और अंतिम आवेश का जो गुणधर्म आता है वो आता है आवेश का क्वांटीकरण का नियम। इस नियम में ये बताया गया है कि किसी भी भौतिक राशि का जो आदान प्रदान होता है उसका माध्यम सतत न होकर विविक्त रूप से होता है। यानी कि जो भौतिक राशि का आदान प्रदान होना है, आवेश का जो स्थानांतरण होना है वो विविक्त रूप से होगा। इस न्यूनतम विविक्त मान को ही क्वांटम कहा गया है। क्या कहा गया है? क्वांटम। यानी किसी भी वस्तु पर आवेश है ना, किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसके पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी कि जिसका मान प्लस माइनस n इंटू ई, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। इसी नियम को क्या कहते हैं? आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहते हैं। जहां पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम माइनस में है। ठीक है, अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो कितना होता है वैसा प्लस 1.6 10⁻⁻⁰ कूलम। आगे बात समझे। और ये n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को प्रदर्शित करता है। इस बात का हमें स्मरण रखना के माध्यम से इस आवेश के क्वांटीकरण के नियम को समझते हैं। अपनी ही पाठ्य पुस्तक की बुक का एक सवाल है, क्या आ रहा है? किसी वस्तु को 1 कूलम आवेश देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करना होगा?
कि ये कोई मान लीजिए कोई वस्तु है, इस वस्तु को जो अपन 1 कूलम आवेश इसमें स्टोर करना चाहते हैं, 1 कूलम आवेश इसमें क्या करना चाहते हैं, स्टोर। हम जानते हैं 1 कूलम आवेश देने का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। तो ये पूछ रहा है कि कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्यों, अपने को दे रखा है, अपने को क्या निकालना है, निकालना है। ठीक बात है। अब इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, हल करते हैं। हम जानते हैं आवेश की क्वांटीकरण के नियम के अनुसार, नियम ये कहता है Q इक्वल टू एन इंटू ई। अब अपन क्या करते हैं कि n पता करते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपॉन ई। n की जगह n कितना चाहिए, 1 कूलम। हाँ जी, ई का मान कितना होता है, 1.6 × 19 कूलम। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो n बराबर 1 के अंदर 1.6 का डिवाइडेशन लेंगे तो 0.625 10⁻, ये जैसे अंश में जाएगी, किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव 19। अपने को 6 के बाद में पॉइंट लगाना है तो 6.25 10⁻, यहाँ से एक पावर कम करनी पड़ेगी 18, जो कि अपन ने 11th क्लास में सीखा ही है, इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी वस्तु में अगर आप 1 कूलम आवेश प्रदान करते हैं, 1 कूलम आवेश का स्टोर करते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर करना होगा वो होगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब अपन जो है कूलम के नियम का अध्ययन करेंगे। कूलम का नियम, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके सम्मान में आवेश का मात्रक रखा गया, ऐसा ही पद्धति में कूलम। अब कूलम जो है 2 बिंदुवत आवेश, इनके बीच की दूरी क्या बताएगी, डिस्टेंस r। ठीक है, तो अब आवेश कि मान लीजिए कि दोनों प्लस आवेश है या दोनों माइनस है, तो ये दोनों आवेश जो है दोनों साइड में एक प्रकार से किस प्रकार से वर्क करेंगे, सजातीय आवेश का, और सजातीय आवेश में उत्पन्न करेंगे प्रतिकर्षण बल। मान लीजिए कि Q1 जो है पॉजिटिव है और तो Q2 क्या है, नेगेटिव। मान लीजिए कि Q1 जो है अपना नेगेटिव है और ये Q2 क्या है, पॉजिटिव। तो ये आवेश आपस में क्या है, विजातीय आवेश। तो विजातीय आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसका मतलब 2 बिंदुवत आवेश, चाहे वो सजातीय हो चाहे विजातीय हो, आपस में एक विद्युत बल आरोपित करते हैं एक दूसरे पर। विद्युत बल आकर्षण का भी हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। तो ये बताया जा रहा है, कूलम ने ये बताया है कि विद्युत बल जो होता है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। फर्स्ट केस में अपन ने ये जाना कि दोनों बिंदुवत आवेशों के गुणनफल के विद्युत बल क्या होता है, समानुपाती होता है। सेकंड कंडीशन ये दी जाती है इसके अंदर कि ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो विद्युत बल है, इन दोनों बिंदुवत आवेशों के मध्य की जो दूरी है, ये जो मध्य की दूरी है, इसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इसकी सेकंड टर्म है। इन दोनों कंडीशन से एक बात तो सामने आ गई है कि विद्युत बल जो है, जो कि क्या, आकर्षण प्रतिकर्षण का बल, उन दोनों आवेशों की गुणनफल की क्या होगी, समानुपाती, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग की क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती। अब हमने 11th में हम पढ़ते हुए आए हैं कि जब भी ये समानुपाती का चिन्ह आता है तो राइट हैंड साइड की जो टर्म होती है उसमें क्या आता है, कांस्टेंट। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कांस्टेंट कौन आने वाला है, F इक्वल टू यहाँ आ जाएगा K यानी कांस्टेंट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K एक क्या है, एक प्रकार से समानुपातिक नियतांक, इसको समानुपाती नियतांक कहा गया है। अब इस K की यहाँ पर 2 प्रकार की वैल्यू बताएगी। यहाँ पर K की फर्स्ट वैल्यू जो आती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड जो इसकी वैल्यू बताई गई है K की, वो है K इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दैट इज सेकेंड वैल्यू।
फर्स्ट वैल्यू ये अपने न्यूमेरिकल जब हम हल करेंगे, अंकित प्रश्नों को हल करेंगे तब ये प्रश्न, ये वैल्यू अपने को याद होना बहुत जरूरी है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। और सेकेंड वैल्यू में जो मान आ रहा 1/4 पाई एस साइन नॉट जो डेरिवेटिव है, एस साइन नॉट जब इस वाली कंडीशन में यानी इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करेंगे तब हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आएगा, वो क्या होगा 1/4 पाई एस साइन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अपने पास में डेरिवेटिव फॉर्मूला प्राप्त हो गया समीकरण नंबर 4। हाँ जी, ये जो एफ साइन नॉट इसको बोला जाता है, इसका मतलब होता है निर्वात। इसका मतलब जो होता है निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति, निर्वात व वायु की उपस्थिति में विद्युतशीलता में क्या है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। एस साइलेंट नोट को कहते हैं निर्वात व वायु की उपस्थिति में विद्युतशीलता। अब जो है अगर मान लीजिए ये जो दोनों चार्ज यहां पर बताए गए थे, जब इनके बीच में केवल वायु हो या केवल जो है निर्वात उपस्थित हो, तब इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग अपने को क्या करना है, यहां पर करना। मान लीजिए इसके अंदर कोई पराविद्युत माध्यम है, कुछ रखा हुआ है, कोई माध्यम की उपस्थिति है, पराविद्युत माध्यम में मोम भी हो सकती है, केरोसिन हो सकती है। तो इस प्रकार की अगर कोई माध्यम उपस्थित है तब इसके लिए अपने को जो है यहाँ पर एफ साइन नोट का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर जो प्रयोग होगा वो इस प्रकार होगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई, यहाँ पर केवल एफ साइन का ही प्रयोग करेंगे, एफ साइन नोट का उच्चारण नहीं करेंगे, इंटू ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तब अपने को ये वाले फॉर्मूले का प्रयोग करना है। ये माध्यम की उपस्थिति को बताता है और ये निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। समझ है विद्यार्थियों? अब जो है अपन नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है इसका प्रयोग करके देखते हैं। इस फॉर्मूले में प्रयोग करेंगे तब इसका मान निकल के आएगा अपने पास में F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू निकल के अपने पास में। तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ये अंकित प्रश्नों को जब अपन हल करेंगे तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और डेरिवेटिव रूप में चलेंगे तब इन सूत्रों का प्रयोग अपन करेंगे। इससे एक बात सिद्ध होती है कि स्थिर बिंदुवत आवेशों में ये जो है निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति में पूर्णतः यथार्थ होते हैं, लेकिन पराविद्युत माध्यम की उपस्थिति में इन दोनों आवेशों के बीच में विद्युत बल का मान कम प्राप्त होता है। देखिए एक प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एफ साइलेंट नोट की वैल्यू क्या होती है। एफ साइलेंट नोट यानी कि निर्वात अथवा वायु की उपस्थिति में विद्युतशीलता का मान क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, हम एक चीज जान चुके हैं, जो कांस्टेंट आया था कि उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एस साइलेंस नॉट। अब एस साइलेंट नॉट की अपने को वैल्यू निकालनी है तो आप मैथमेटिक्स के फंडे जानते हैं 1/4 पाई इंटू के। अब के की वैल्यू अपन अच्छे से जानते हैं 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके भैया, ये वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं तो ये जाएगा एस साइन नॉट 1/4 पाई की वैल्यू आप जानते हैं, ठीक है, या फिर 3.14 रख सकते हैं। फिर इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप कर देते हैं तो 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। ये क्या आ गया भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये कूलम स्क्वायर का चला जाएगा ऊपर कूलम स्क्वायर। जब इस वैल्यू को अपन सॉल्व आउट करेंगे, इसका सरलीकरण करेंगे तब इसका मान निकल के आएगा अपने पास में एस साइन नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर।
इस वैल्यू को आपको पूरा ध्यान रखना, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला एक प्रश्न है। एक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जाता है कि ऐसा ही पद्धति में एक कूलाम को परिभाषित कीजिए। अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो उसको किस प्रकार अपन इसका जवाब देंगे, ध्यान से देखिएगा। हम एक बात बहुत अच्छे से जान चुके हैं, वैद्युत बल जो क्या है दो बिंदुओं आवेशों के बीच में लगता है, वो क्या है F1/4πS इंटू Q1 Q2/R²। हम ये भी जानते हैं F का जो वैल्यू है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2/R²। यदि मैं जो है Q1 का मान और Q2 का मान दोनों का मान सिमिलर रखते हुए कितना ले लेता हूँ 1 कूलम, और इनके बीच की जो रेडियस, बीच की जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेता हूँ 1 मीटर। यानी कि ये जो दो आपको चार्ज दिखाई दे रही हैं Q1 और Q2, इनका मान जो है कितने हैं 1 कूलम। ओके एवरीवन, और इनके बीच की दूरी जो मैंने मान रखी, R का मान कितने माना 1 मीटर मान रखा है। जब इस फॉर्मूले में अपन ये वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा 9 × 10⁹, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। और बल की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो F का मान निकल के जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हमारे को परिभाषा देनी है, मान वैल्यू आ रहा है, तो सर डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आवेश के प्रकार हमने पढ़े थे, सजातीय विजातीय, जो भी आपको उचित लगे, जैसे कि अपन इसमें ले लेते हैं सजातीय आवेश। अब जब समान परिमाण के, यदि दो समान परिमाण के विजातीय आवेश रखे हुए हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है 1 मीटर, तब ये दोनों विजातीय आवेश 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये क्या बन गई इसकी एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, एक कूलाम वह आवेश है जो दो बिंदुवत समान परिमाण के दो सजातीय आवेशों के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन बल से क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि सजातीय आवेश है।